हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन क्लासिफिकेशन और ये 5000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होगा और ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसी टॉपिक पे 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग 25 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे तो कोर्सेज अवेलेबल है। 2 तरह के कोर्स है। अगर आपका थ्योरी और आपने एमसीक्यूज अच्छे से कर लिया है, सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको देने की जरूरत है, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज जिसमें 4000 एमसीक्यूज कवर किया गया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला कोर्स। और अगर आपको सभी चीज़ चाहिए जैसे कि थ्योरेटिकल लेक्चर, एमसीक्यू डिस्कशन और टेस्ट सीरीज, तो आपको मैराथन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मींट फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट एट वन प्लेस। यानी कि समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्र रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समान विषयों के प्रलेखों को एक साथ रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आपको पता होगा कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण। सूचीकरण का मतलब होता है कि सूची तैयार करना, यानी आपके पास जितने भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उनको एक लिस्ट तैयार करना, यानी उनका एक मेटा डेटा बनाना, ये कहलाता है आपका कैटलॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नोटेशनल सिस्टम ऑफ डीडीसी इज, यानी कि आपसे पूछा गया है कि डीडीसी की नोटेशनल प्रणाली कौन सी है। तो आपको मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि नोटेशनल सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्योर नोटेशनल और एक मिक्स नोटेशनल। तो प्योर और नोटेशनल में हम लोग सिर्फ जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जो डिजिट होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं इंडो अरबिक नंबर, यानी 0 to 9 तक होते हैं, वो यूज होता है। मिक्स नोटेशन में हम लोग अल्फाबेटिकल नंबर जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके, और फिर 0 1 2 3 और स्मॉल ए बी सी डी का भी हम लोग यूज करते हैं। तो मिक्स नोटेशन में आपका अल्फाबेटिकल नंबर और आपका इंडो अरेबिक नंबर और स्मॉल अल्फाबेटिक नंबर और कैपिटल दोनों यूज होते हैं। तो ये जो मिक्स नोटेशन पे बेस्ड जो आपका क्लासिफिकेशन स्कीम है वो है यूडीसी और सीसी। लेकिन आपका प्योर नोटेशन जो है इसमें आप देखिएगा डीडीसी के अंदर जो कॉल नंबर होते हैं मेन क्लासेस के अंदर, या आप सब क्लासेस देखिएगा, यानी फर्स्ट समरी, सेकंड समरी या थर्ड समरी, तो सब में आप देखते होंगे क्लासेस जो लिखे रहते हैं वो जैसे 000 या 520 या 500 ऐसे करके आपको क्लासेस मिलेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि प्योर नोटेशन है आपका डीडीसी। जो डीडीसी जो क्लासिफिकेशन पद्धति है वो प्योर नोटेशन पे बेस्ड है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द वर्ड लाइब्रेरी इज ड्राइव फ्रॉम, इज द लैटिन वर्ड लाइबर से ये ड्राइव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे वहां पे पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लाइबर शब्द से, और ये लाइबर शब्द एक लैटिन वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज नोन फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। यानी कि भारत में कौन सा संगठन वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जाना जाता है? तो DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है बेंगलोर में है, ये इसकी स्थापना 1962 में रंगनाथन जी के द्वारा हुआ था और ये भारत में क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यही के थे जी भट्टाचार्य जिन्होंने पॉप्सी को डेवलप किया था। और पॉप्सी जो था रंगनाथन जी के चेन प्रोसीजर जो था, जो चेन प्रोसीजर जो था ये आपका इंडेक्सिंग सिस्टम था, उसको इन्होंने संशोधित करके पॉप्सी बनाया था मतलब गणेश भट्टाचार्य ने। और ये आपका DRTC में वर्क कर रहे थे उस समय। और ऑप्शन की बात करते हैं लोग, नीज केयर जो आपको पता होगा इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नीज केयर जो है
इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिकेशन जो पब्लिश होती है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि नीश केयर आपका इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश करता है। और नीश केयर के बारे में मैं बता दूं, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। पहले इसका नाम इंसडॉक था, बाद में ये दो संस्था नीशकॉम और इंसडॉक और नीशकॉम एक संस्था थी। इसका मर्जर के बाद 2002 में बना आपका नीश केयर। और नीश केयर आज अगर कहा जाए तो ये भी अब नहीं है एग्जिस्टेंस में। नीश केयर ऑप्लॉस नीश टेट्स एक संस्था थी, टेट्स, इसको दोनों को मर्ज करके अब बना है नीश सीपीआर। मैं यहां लिख देता हूं नीश सीपीआर। और ये आपका 14 फरवरी 2021 को नीश केयर अब नीश सीपीआर हो गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नीश सीपीआर का फुल फॉर्म, नीश केयर का फुल फॉर्म, इंसडॉक की स्थापना, नीश केयर की स्थापना, नीश सीपीआर की स्थापना, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन थे, लेकिन नीश सीपीआर पर इसके बाद कोई ऐसे मेजर कोई एग्जाम नहीं हुए हैं। एक यूजीसी नेट हुआ है जिसमें नहीं पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में आपको नीश सीपीआर पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको आप जरूर कवर करेंगे अपने स्पेशल नोट्स में। नेक्स्ट है CRL कोलकाता, यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ये आपके देश में जो नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश होती है एवरी मंथ, जो आपके इंटायर कंट्री में नेशनल बिब्लियोग्राफी का कंसेप्ट समझ लीजिए, ये किसी भी पार्टिकुलर कोई कंट्री है उसके इंटायर नेशन में जितने भी बुक पब्लिश होती है उनका लिस्ट जारी किया जाता है ये कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसको हम लोग नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ऐसे बिब्लियोग्राफी बहुत तरह के होते हैं, जैसे ट्रेड बिब्लियोग्राफी होता है, ऑथर बिब्लियोग्राफी होता है, उसी तरह और आपने बिब्लियोग्राफी जब टॉपिक पढ़ा होगा थ्योरेटिकल, तो वहाँ पे आपने जरूर ये सब टाइप पढ़ा होगा। तो मैं नेशनल बिब्लियोग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो CRL जो है वो नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश करता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है। RRRLF के बारे में आपको पता ही होगा कि RRRLF जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता है और इसकी स्थापना 22 मई 2022 को ही 1972 को हुई थी। और ये रेस्पॉन्सिबल है देश के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक लाइब्रेरी को अनुदान प्रदान करता है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करता है, और एक लाइब्रेरी को दूसरे लाइब्रेरी के साथ कैसे कोलैबोरेशन करना है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ किसी भी स्टेट में कैसे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट यानी लेजिस्लेशन की बात किया जाए, तो किसी भी स्टेट में कैसे लेजिस्लेशन पास हो वहाँ के विधानसभा से, उसके लिए ये फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट है देश के अंदर, उसके लिए RRRLF काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या ये काम कर रहा है, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा RRRLF का एक ब्रांच है RRRLF का दिल्ली में। ये आपका जो ISBN नंबर है, ये ISBN नंबर जो मोनोग्राफी होते हैं, यानी कहने का मतलब बुक होता है, उसको प्रोवाइड करता है। और आपको ISSN नंबर होता है जो सीरियल्स के लिए दिए जाते हैं, ये आपको नीश केयर प्रोवाइड करता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ISSN नंबर नीश केयर देता है, लेकिन ISBN RRRLF का एक संस्था है दिल्ली में, वो देता है, और नीश केयर भी दिल्ली में ही है। तो ये क्वेश्चन से आपको जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था मैंने दिया, और भी जब क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से तो धीरे धीरे सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, इन व्हिच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशल ऑक्सिलरी डिनोटेड रिकरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती है। तो ये करती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि UDC में। लेकिन अगर हम लोग बात करें जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन का कंसेप्ट आता है, और आपको पता है फैसेट वगैरह का कंसेप्ट आता है CC में, तो उसी तरह UDC में ये आपका स्पेशल ऑक्सिलरी के अंदर, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको स्पेशल ऑक्सिलरीज का कंसेप्ट आता है। और इससे भी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होगा, जैसे जैसे आएगा मैं आपको डिस्कस करा लूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं। अ क्लासिफिकेशन
devices to arrange book on a material by subject or form or both or by any recognizable logic order is called। यानी ऐसे वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है उसे हम लोग बुक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रंगनाथन जी ने एक कंसेप्ट दिया हुआ था। और बेसिकली ये बुक क्लासिफिकेशन क्या होता है उसका ये डिफिनीशन है एक तरह का, जिसमें कि कहा गया है कि जिसमें विषय या प्रकार जो हैं या उनके साथ अन्य जो लॉजिकल कहें कि लॉजिकल ऑर्डर एक दूसरे के साथ वो बनाते हैं और उसके आधार पे अगर हम लोग बुक सामग्री को संयोजन यानी कि उसको सजाते हैं एक साइड में, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, तो उसको बुक क्लासिफिकेशन कहेंगे। नॉलेज क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इसमें हम लोग विषय जो पूरा इन्वर्स ऑफ नॉलेज है, जितने भी आप कहते हैं कि इन्वर्स ऑफ नॉलेज है, उसको आप वर्गीकृत करते हैं, उसको हम लोग ज्ञान वर्गीकरण कहते हैं, नॉलेज क्लासिफिकेशन एक तरह से कहते हैं। और कंटेंट में क्लासिफिकेशन में जैसे किसी पार्टिकुलर कोई बुक है उसको हम लोग कंटेंट वाइज की कौन सा क्या यूनिट है, हालांकि ये सब कंसेप्ट नहीं आता है लेकिन आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उस केस में हम लोग कंटेंट क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस पर कंटेंट पे फोकस किया जाता है यानी पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे फोकस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है फिजिक्स का ही तो या मैथमेटिक्स का बुक है, तो मैथमेटिक्स का मान लीजिए एल्जेब्रा कहाँ है, ट्रिगोमेट्री कहाँ है, तो उसमें क्या हुआ मैथ का ही सारे पार्ट है लेकिन उसके कंटेंट अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चीजें होती हैं, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जनरली which notation is used before standard subdivision in Dewey Decimal Classification। यानी सामान्यतः डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है, तो अंकन ये 0 करेक्ट होगा, 0 का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे आरपीएससी और डीएसएसबी, जेकेएसएसबी, यूजीसी नेट, इस तरह के सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझ में आ रहा होगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। मैं कहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने तौर पे इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर देखिए कितना करेक्ट होता है और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 25 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हुए। इससे अंदाजा लगेगा हमें भी कंपटीशन का और स्टूडेंट के भी बारे में कि कौन स्टूडेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और आपको क्या इंप्रूवमेंट की और जरूरी है, क्योंकि आप ये सभी क्वेश्चंस बाई क्वेश्चन सुनते चले जाते हैं और आपको लगता है कि क्या कितने पता था कितना नहीं था, ये चीज़ आप खुद एवेलुएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आंसर जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 करेक्ट है या 16 करेक्ट है या 25 करेक्ट है, तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। हो सकता है किसी टॉपिक में आप सभी करेक्ट कर जाएं, किसी टॉपिक में आपको थोड़ा सा कम सही हो, तो इससे आपको किस टॉपिक को फोकस करना है ये थोड़ा आइडिया आपको अच्छा से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज इट्स हेड क्वार्टर एट, यानी कि इसको हम लोग फुल फॉर्म में CRG बोलते हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा गया है तो इसका हेड क्वार्टर लंदन में है और भारत में क्लासिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्स है DRTC, लेकिन लंदन में आपको इंग्लैंड में ये क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो है क्लासिफिकेशन के फील्ड में रिसर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है 2 काइंड ऑफ ऑक्सिलरी इन UDC आर, तो आपको मैंने बताया था कॉमन एंड स्पेशल ऑक्सिलरी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा UDC के अंदर, और एंटेरियर एंड पोस्टेरियर का कंसेप्ट आपको CC में आता है, और भी जो टॉपिक होंगे इससे रिलेटेड वो मैं थ्योरेटिकल लेक्चर में कवर कराया हूँ, आप देख लीजिएगा ये सभी के बारे में। और आपको याद करना होता है थोड़ा सा ये पोस्टेरियर और एंटेरियर का कोड जो होता है, जैसे MKN ये सब होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये सब पीरियोडिकल्स के लिए होते हैं, बिब्लियोग्राफी के लिए यूज होते हैं, जैसे के बिब्लियोग्राफी के लिए यूज होता है, तो थोड़ा सा आपको CC में ये सब याद करने होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी उतने पूछे नहीं गए हैं UGC के अलावा, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि ये KBS NBS में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन UDC द कॉमन आइसोलेट आर कॉल्ड एज, यानी UDC में समान एकलों को क्या कहा जाता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सिलरी जो UDC में होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी कॉमन और स्पेशल, तो इसमें कॉमन ऑक्सिलरी टेबल जो है ऑप्शन नंबर B में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ कॉमन आइसोलेट इन यूडीसी, यानी जो कॉमन आइसोलेट होता है ये आपका सीसी में होता है, उसी के इक्विवेलेंट डीडीसी में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 द वर्ड क्लासिफिकेशन वाज ड्राइव व्हिच लैटिन वर्ड। तो ये क्लासिस यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लासिस शब्द से ड्राइव हुआ है क्लासिफिकेशन। और आप थ्योरेटिकल लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन और इसका बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आएगा, और सीसी, डीडीसी, यूडीसी इन सब के बारे में आपको जो डीप नॉलेज होता है वो सब चीज़ हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस पे जब जाएंगे आप तो थोड़ा सा आपको बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चंस बनाना, नहीं तो सब ऐसे लगता है कि क्वेश्चंस आप सिर्फ याद कर रहे हैं। तो आपको एक प्रत्येक टॉपिक पे आपको बेसिक जो एक इमेजेज हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो एटलीस्ट सभी टॉपिक पे आप जरूर थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ें, या थ्योरेटिकल आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ें, तो एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और टेस्ट सीरीज उसके बाद आपको रिकॉल करने में आपको हेल्प करता है, जो कि एग्जाम में टेस्ट सीरीज का फायदा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइसेस ह्यूमन नॉलेज डिवाइडेड ह्यूमन नॉलेज इनटू, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है मानव ज्ञान को विभाजित करता है। तो जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमन नॉलेज को 10 बेसिक कैटेगरी में मतलब डिवाइड करता है, और फिर इसको हम लोग फर्स्ट समरी ऑफ डीडीसी कहते हैं, और सेकंड समरी ऑफ डीडीसी ये जो 10 मूल श्रेणियां हैं इनको फिर एक श्रेणी को 10 में डिवाइड करता है, तो टोटल 100 बेसिक कैटेगरी बनती है, और इसको हम लोग सेकंड समरी ऑफ क्लास डीडीसी कहते हैं। और फिर जो 100 बेसिक कैटेगरी है इसमें से सभी कैटेगरी एक एक कैटेगरी 10 भाग में डिवाइड होती है, और फिर ये 1000 कैटेगरी बनती है, तो इसे हम लोग थर्ड समरी ऑफ डीडीसी बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट समरी ऑफ डीडीसी कहें या मेन क्लासेस ऑफ डीडीसी कहा जाए तो ये 10 है, और उसको आपको ये जो 10 मेन क्लासेस है ये आपको याद होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। 000 जो है ये जनरल क्लास है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है वो सब 00 में आता है। 100 जो मेन क्लासेस हैं डीडीसी का, उसके अंदर आपको फिलॉसफी और साइकोलॉजी आता है, और 200 जो है ये रिलीजन यहाँ पे डिफाइन होता है, और 300 में सोशल साइंस डेवलप हुआ, और 400 में हम लोग लैंग्वेज है मेन क्लासेस, लैंग्वेज का 400 है, और 500 का साइंस है। साइंस हो या प्योर साइंस कहा जाए दोनों एक ही बात है, एग्जाम में आपको प्योर साइंस के नाम से भी आया है, तो ये इस चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइंस है या प्योर साइंस आपसे पूछ दे एग्जाम में तो उसको लेकर आप कन्फ्यूज हो जाए, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। 600 साइंस के बाद 600 आपको टेक्नोलॉजी जो आएगा, टेक्नोलॉजी का मेन क्लास है 600। टेक्नोलॉजी के अलावा यहाँ पे इंजीनियरिंग भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, इंजीनियरिंग, तो आप इस बात को आप समझ लीजिएगा कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों जो है मेन क्लास है 600 के अंदर आते हैं, यानी 600। 700 आर्ट्स एंड क्रिएशन, यानी कि रिक्रिएशन कहते हैं इसे। आर्ट्स मतलब जैसे म्यूजिक हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सभी 700 उसका मेन क्लास बनता है। 800 जो है वो लिटरेचर के लिए है, और 900 जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए है। और इसी तरह जैसे फर्स्ट मतलब कि हम लोग ने जैसे मेन क्लास देखा, तो फिर जैसे 300 है, मान लीजिए मेन क्लास है सोशल साइंस हम लोग कहते हैं, तो इसमें भी 310 320 इनका भी सबका मेन मतलब कि सब डिवीजन जब होगा 100 पार्ट में, यानी कि 300 का फिर 10 में, फिर सब 10 मेन कैटेगरी को 100 में, 100 मेन कैटेगरी को फिर 1000 में बटेगा, तो उनका भी अंदर जब सब्जेक्ट का डिवीजन होता है, जैसे साइंस में बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तो उसी तरह इनका भी मेन क्लासेस में डिवीजन होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवी के नाम से पब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1993 में। जो 22 एडिशन है और 23rd एडिशन है उसको हम लोग कहते हैं वेब डेवी। ये ऑनलाइन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ था, और 23rd जो एडिशन है वो 2011 में पब्लिश हुआ, और 23rd एडिशन के जो चीफ ऑफ एडिटर थे वो थे जॉन मिशेल थे।
इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है नोटेशनल सिस्टम इन यूडीसी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नोटेशनल सिस्टम और इन यूडीसी, अच्छा यूडीसी आपसे पूछा है, पहले हम लोग ने डीडीसी पढ़ा था, तो डीडीसी का प्योर नोटेशन है, यूडीसी का मिक्स नोटेशन इधर करेक्ट आंसर होगा। केबीएस एनबीएस यूजीसी नेट के लिए जा रहे हैं तो आप यूडीसी के भी मेन क्लासेस आप याद कर लीजिएगा। इनके अलावा इनका जो सिंबल जो होता है जैसे प्लस, हाइपन, कोलन और ये आपका ब्रैकेट जो होता है, इन सब का क्या मीनिंग है उनको भी, जैसे हाइपन कब यूज करते हैं, ये सभी नोटेशन को, सिंबल को भी आप इसके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा यूडीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश इन, तो 1876 में पब्लिश हुआ और लेटेस्ट एडिशन 23rd एडिशन है और ये पब्लिश हुआ है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज हैविंग प्रोविजन ऑफ टेबल ऑफ प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू डीडीसी 19 एडिशन। तो देखिए जो डीडीसी का लेटेस्ट एडिशन है उसमें टोटल 6 टेबल है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में टेबल को, एक एक टेबल को बताया था। तो जो टेबल ऑफ प्रोसीडिंग है वो टेबल नंबर 1 के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डीडीसी का जो मेन क्लासेस है वो तो याद आप कीजिएगा ही, इसके अलावा 6 जो टेबल है उसको भी आप याद कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है सीसी 16th एडिशन, ये 6th एडिशन है, एडिशन लेटर एन इन एसीआई रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सीसी 6 के संस्करण में एसीआई में एन निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सीसी के अंदर ये एसीआई का कंसेप्ट आता है और एन लेटर जो उसमें यूज होता है वो पूछा गया है किसके लिए यूज होता है, पीरियडिकल्स के लिए, सीरियल्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए या बायोग्राफी के लिए, ये आपको बताना है। तो एसीआई के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में बताया था कि आप एटलीस्ट ये चीजें याद कर लीजिएगा। मैं फिर अभी आपको इन चारों का बता देता हूँ। एसीआई का मतलब उसमें फुल फॉर्म होता है एंटेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये आइसोलेट ही है और इसमें 2 तरह के होते हैं। और इसमें जो एसीआई के अंदर जो आते हैं जैसे एम आता है, फिर आपका एन आता है, पी आता है, डब्ल्यू आता है, एक्स आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये सभी स्मॉल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने एम कैपिटल ले लिया, एन कैपिटल ले लिया, एक्स कैपिटल ले लिया तो ये मेन क्लासेस हो जाते हैं। जैसे एक्स आपको इकोनॉमिक्स के लिए हो जाते हैं, एम हो जाता है यूजफुल आर्ट्स के लिए हो जाते हैं, एल जैसे मेडिसिन के लिए हो जाता है, सीसी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, सीसी का मेन क्लासेस बोल रहा हूँ, डी जैसे इंजीनियरिंग के लिए हो जाता है और आपका सी फिजिक्स के लिए होता है। तो ये सब मैं आपको याद करा दूंगा, ये मुझे याद है सब, तो आपको भी याद हो जाएगा थोड़ा सा ट्रिकली। ये लेक्चर के बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, वो वीडियो मेन क्लासेस कैसे याद करें। तो यहाँ पे देखिएगा पीरियडिकल्स के लिए एम यूज होता है, पीरियडिकल्स के लिए स्मॉल एम यूज होता है एसीआई के अंदर, सीसी में सीरियल्स के लिए एन यूज होता है और कॉन्फ्रेंस के लिए पी होता है और बायोग्राफी के लिए आपको डब्ल्यू यूज होता है बायोग्राफी के लिए, और एक्स जो है वर्क्स, जर्नल वर्क्स के लिए यूज होता है। तो एक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिएगा यहाँ से बस पी को याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस जब होता है तो पार्टी होता है, मतलब कि लोग आते हैं बहुत सारे, तो पार्टी की तरह माहौल बनता है। तो ये जो होता है ये पी फॉर पार्टी और पी फॉर कॉन्फ्रेंस, तो इस तरह याद करने का एक तरीका है। पीरियडिकल जो होता है पत्रिका, अक्सर आप देखते होंगे कि पीरियडिकल्स मंथली निकलते हैं, यानी वीकली भी निकलते हैं, मंथली भी निकलते हैं, वो 3 मंथ पे भी निकलते हैं पत्रिकाएं। लेकिन अक्सर आपने देखे होंगे ज्यादातर जो मैगजीन होता है एवरी मंथ आता है, तो मंथली, एम से मंथली बना, यानी जो पीरियडिकल्स का होगा वो एम होगा। ये याद करने का सिर्फ एक टेक्निक है आपको, और कुछ नहीं है। अब एम हो गया, पी आपको याद हो गया। बायोग्राफी जो है वो डब्ल्यू से हम लोग डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू जो होता है ये पॉलिटिकल साइंस के लिए मेन क्लासेस होती है सीसी के अंदर। तो जो जैसे मेन क्लासेस आपको याद है, तो इस बात को आप याद कर सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपना बायोग्राफी लिखते हैं। जैसे आपको पता है जैसे गांधी जी ने लिखा या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तो बहुत लोगों ने अपना बायोग्राफी लिखा। तो उस तरह डब्ल्यू, तो उससे याद रहेगा कि वो सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो अगर आपको 2-3 भी याद है और 1-2 आपको याद नहीं भी है तो ऑप्शन से छट जाते हैं एग्जाम में, ये अक्सर देखा गया है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा एन जो होगा वो सीरियल्स के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पीरियोडिकल्स के लिए एम होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए पी होता है, बायोग्राफी के लिए डब्ल्यू होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में टेबल से क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि टेबल आप याद कर लीजिएगा। तो जो टेबल है 23rd एडिशन में वो पूछ रहा है कि जो डीडीसी का टेबल है, जो 6 टेबल है, उसमें नेशनल एंड इथिक ग्रुप किस में आते हैं। तो नेशनल ग्रुप या इथिक ग्रुप जो होते हैं वो आते हैं आपको टेबल नंबर 5 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन सीसी हाइफन इज यूज टू अप्लाई व्हिच डिवाइस, यानी सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए हम लोग हाइफन यूज करते हैं। और जो उसका हाइफन हुआ, कोलन हुआ, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। पीएमईएसटी के अंदर भी आपको जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जितने थ्योरेटिकल होते हैं ना, उसको सभी को क्वेश्चन में परिवर्तन करना ये काफी मुश्किल होता है। 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को कवर करने का ज्यादा कोशिश करते हैं जिसको हम लोग ने थ्योरेटिकल में ज्यादा फोकस नहीं किया है। थ्योरेटिकल जो बेसिक कंसेप्ट है वो वहां से आपको याद है, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस लड़ेंगे, कुछ यहाँ से लड़ेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज से लड़ेंगे एग्जाम में, और आपके सभी क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे अगर आपने तीनों मॉड्यूल में काम किया हुआ है। तो एमसीक्यू, थ्योरेटिकल और टेस्ट सीरीज। तो इसीलिए मैं बोलता हूं आपको तीनों चीजें होना चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तीनों पे मेहनत करने की जरूरत है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कैरेक्टर इज यूज फॉर इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन इन CC6 एडिशन। निम्न में से कौन सा अक्षर CC6 में इंट्रा अरे डिफरेंस फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होगा। तो देखिए जो लोग फेज रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा वहां पे मैंने उनको 3 तरह के फेज रिलेशन के बारे में बताया था। एक इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, दूसरा इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन और थर्ड था इंट्रा एरे फेज रिलेशन। और सभी जो फेज रिलेशन थे तीनों, उनके भी 5 तरह के नेचर होते हैं फेज रिलेशन का। पहला होता है जर्नल नेचर, दूसरा होता है बायस नेचर, तीसरा होता है कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं 2 सब्जेक्ट के बीच में, वो कंपैरिजन होता है, और थर्ड होता है डिफरेंस, और फोर्थ होता है इन्फ्लुएंस। तो ये जो यानी कि समान संबंध होता है, दूसरा झुकाव या दृष्टिकोण हिंदी में, थर्ड होता है तुलनात्मक, और फोर्थ होता है अंतर, और 5 होता है प्रभाव। तो जब हम कोई सब्जेक्ट का हेडिंग बोलते हैं, तो जब हम लोग टाइटल की बात करते हैं, जैसे हम लोग कहें कि जैसे कोई भी चीज घटना होती है, तो जैसे हम लोग कंपैरिजन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो होगा ये डिफरेंस बताएगा एक फेसेट के अंदर। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो ये डिफरेंस बता रहा है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। या कहें कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो मैथमेटिक्स का क्या रोल है, क्या उसका प्रभाव है इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर, ये चीजें बताएगा। तो ये एक तरह से झुकाव हुआ, यानी कि मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स पे क्या झुकाव है इस चीज को बताएगा। तो उस केस में बायस रिलेशन बनेगा। तो उसके लिए हम लोग सीसी में रंगनाथन जी ने कुछ टर्म दिया है यूज करने के लिए। तो जैसे ये 5 जो जर्नल नेचर होते हैं फेज रिलेशन का, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फेज रिलेशन है वो इंटर सब्जेक्ट टाइप के हैं कि इंट्रा एरे के अंदर है कि इंट्रा फेसेट के अंदर है। उसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो जिस टाइटल की हम लोग बात कर रहे हैं वो टाइटल में किस तरह का रिलेशन है, एक जनरल रिलेशन है कि बायस रिलेशन है कि कंपैरिजन हो रहा है या डिफरेंस या इन्फ्लुएंस है। ये लेक्चर आप थ्योरेटिकल में देखिएगा जाकर, पूरा मैंने वहां पे डिटेल बताया है और एक मतलब कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके वहां पे पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा से क्लियर होगा। मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट्स देने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। जो लोग भी पहले पढ़े हैं, टाइम हो जाता है तो चीजें आपको स्किप हो जाती है माइंड से, तो उसके लिए
तो जब अगर इंटर सब्जेक्ट की बात की जाए, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में, तो जर्नल के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, और उसके बाद बायस के लिए बी, कंपैरिजन के लिए सी, डिफरेंस के लिए डी, और इन्फ्लुएंस के लिए जी यूज करते हैं। लेकिन ये इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन जब होती है तो, लेकिन देखिए यहाँ पे इंट्रा एरे है, तो इंट्रा एरे के लिए अलग हम लोग एबीसीडी यूज नहीं को होगा, ये इंटर सब्जेक्ट की बात होता है। यहाँ पे इंटर सब्जेक्ट डिफरेंस की बात होता तो डी का यूज हम लोग करते। अगर इंटर सब्जेक्ट कंपैरिजन की बात होता तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सी एबीसीडी नहीं है, इसलिए क्योंकि इंट्रा एरे डिफरेंस की बात की जा रही है। तो इंट्रा फैसेट अगर पूछता तो इंट्रा फैसेट के लिए जर्नल के लिए जे के एम स्मॉल एम फिर एन और आर यूज होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ये सभी स्मॉल में होता है, जे के एम एन आर, ये इंट्रा फैसेट की बात होती है। तो इंट्रा फैसेट जैसे एग्जांपल की बात करें, जब जो दो मेन क्लासेस के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन बनता है, जैसे मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर ऐसा बोला जाए तो ये जर्नल रिलेशन है, कोई बुक का टाइटल है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो ये जर्नल इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन के अंदर जर्नल नेचर है इसका। लेकिन अगर हम बात करें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक फैसेट के दोनों रिलीजन ही है, लेकिन यही मेन आपका हो गया रिलीजन के अंदर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही फैसेट के दो चीजें हो जाती हैं, यानी कि ये फैसेट है और इसमें बनता है इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। उसके बाद अगर डकैत और चोर की बात की जाए, अगर उनमें रिलेशन बताना हो, तो एक तरह के दोनों चोरी ही कर रहे हैं, तो ये बनता है इंट्रा एरे के सेक्टर में बनता है, तो सेंस में बनता हो इंट्रा एरे। तो उसके लिए इंट्रा एरे का जो होता है, जर्नल के लिए रिलेशन में बताता हूँ टी से बनता है, बायस के लिए यू, और कंपैरिजन के लिए भी, और डिफरेंस के लिए डब्ल्यू, और इन्फ्लुएंस के लिए वाई। तो ये देखिए याद हो जाता है, ए बी सी डी, ई मिसिंग है, ई एफ मिसिंग है, जी आ जाता है इन्फ्लुएंस के लिए, फिर जे के एल यहाँ मिसिंग है, एम एन और आर आ जाता है, ओ पी क्यू मिसिंग होता है, आर आ जाता है, और यहाँ पे इंट्रा एरे के लिए टी यू वी डब्ल्यू और वाई, ये आ जाता है आपका इंट्रा एरे। तो डिफरेंस के लिए देखिए डब्ल्यू का यूज होगा, यानी डिफरेंस की बात करें तो डब्ल्यू के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जर्नल अगर पूछता है यहाँ पे इंट्रा एरे जर्नल तो टी होता, इंट्रा एरे बायस पूछता तो यू होता, इंट्रा एरे कंपैरिजन पूछता तो वी होता, इंट्रा एरे इन्फ्लुएंस पूछता तो वाई होता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पूछा हुआ था इसीलिए डब्ल्यू आंसर होगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फोनिक्स शेड्यूल क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी कि फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है, तो ये है डीडीसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, हु वाज द पब्लिशर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन इन 1933। तो कोलन क्लासिफिकेशन का पब्लिकेशन फर्स्ट टाइम जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था इसने किया था, लेकिन अब सीसी का या रंगनाथन जी के जितने भी बुक है उनका जो कॉपीराइट है, जो उसका पब्लिश करने का जो उसके पास पेटेंट है, वो सभी आपका SRELS के पास है। और भले ये किसी और को दे दे कि आप पब्लिश कीजिए, उनको राइट दे दे, वो बात अलग है, लेकिन अभी ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये काम करता है। ये रंगनाथन जी ने इसकी स्थापना 1962 के अप्रॉक्स किया था। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना होगा, सरदार रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस करके है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, फोर्थ एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश इन व्हिच ईयर। तो कोलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन 1952 में आया था और फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था। और ट्रिपल सी यानी कैटलॉग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था वो 1934 में आया था, और जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो 1931 में पब्लिश हुआ था। तो ये सभी ईयर जो रंगनाथन जी के जो मेन बुक है उनका एटलीस्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग बायोग्राफी एज ACI इन CC। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो बायोग्राफी के लिए W यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, स्मॉल w, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका टोटल 25 क्वेश्चंस इस लेक्चर में। तो दोनों लेक्चर में क्लासिफिकेशन के दोनों लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया टोटल 50 क्वेश्चंस। इसका हमने यहाँ पे आंसर की यहाँ पे कर दिया है,
और ये पीडीएफ मैं ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो अगर क्या होगा कि अगर आपने एक बार वीडियो देख के समझ गए हैं, फिर आपको रिवीजन करने की मन कर रहा है, तो आप उसको पीडीएफ को ओपन करके मोबाइल से आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है तो आप अपने आंसर की में यहाँ पे आके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इससे रिवीजन करने में आपको सुविधा मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। हालांकि क्लासिफिकेशन का ही टॉपिक रहेगा और हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन का इतने क्वेश्चन सारे कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप से जुड़िए और मैराथन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप मैसेज कर दीजिएगा आपका जो भी डाउट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।